हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था गैलीलियन के निश्चितता के नियम। ओके, तो अपना हेडिंग है गैलीलियन के निश्चितता के नियम। निश्चितता के नियम, जिसके अंदर अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, विस्थापन का निश्चितता का नियम। अब देखो निश्चितता क्या होती है, बेसिकली विस्थापन का निश्चितता का नियम। निश्चितता क्या होती है इसको समझते हैं, पहले बता रखा है लेकिन इसको वापस समझते हैं। देखो अपने पास क्या एक फ्रेम है, एस फ्रेम है। ओके, दूसरा अपने पास क्या है, एक एस डेस फ्रेम है। एक तो एस फ्रेम है, दूसरा अपने पास एक एस डेस फ्रेम, इस तरह से। अब जो एस फ्रेम है वो कैसी है, वो स्थिर है। एस फ्रेम स्थिर है और जो एस डेस फ्रेम है वो एस के सापेक्ष किसी एक नियत वेग से गतिशील है, इस तरह से। एस निर्देशांतर स्थिर है और जो एस देश अपने पास निर्देशांतर है वो इसके सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है। ओके, आगे देखिए। अब कोई क्वांटिटी अपने पास होती है, कोई क्वांटिटी लाई के अपने पास है वेलोसिटी, दोनों के अंदर एक्सेलरेशन, फोर्स, पोजीशन। तो इनमें जो संबंध होगा अपने पास, जो रिलेशन इनके बीच में होगा, जो रिलेशन होगा इनके बीच में, उसको बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैलीलियन रूपांतरण। इनके बीच का जो संबंध अपने पास होगा दोनों फ्रेम के बीच का, उसको बोलेंगे गैलीलियन रूपांतरण। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं निश्चितता की कि निश्चितता क्या होती है। सेम अपने पास क्या है, दो निर्देश तंत्र है, एक एस है, दूसरा अपने पास है एस डेस निर्देश तंत्र, इस तरह से एस डेस, और ये अपने पास है एस निर्देश तंत्र। ये अपने पास क्या था, स्थिर निर्देश तंत्र है, और ये निर्देश तंत्र, ये निर्देश तंत्र इसके सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है, इसके सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है, इस तरह से। तो कोई क्वांटिटी अपने पास होती है, कोई क्वांटिटी होती है अपने पास लाई के, इसके अंदर अपने पास क्या है, इस फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन है ए, और इसके सापेक्ष क्या है, ए डेस है। सिमिलरली इस फ्रेम के सापेक्ष फोर्स कितना पार्टिकल के ऊपर, एफ, और इसके सापेक्ष क्या है, एफ डेस। तो जब ए बराबर हो ए डेस के, इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी दोनों फ्रेम में समान है। इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो है दोनों फ्रेम में समान है। ओके, एंड अगर एफ अपने पास होता है एफ डेस, इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो दोनों फ्रेम में समान है, बराबर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बल की निश्चितता, इसको बोलते हैं बल की निश्चितता। ओके, इसको बोलते हैं त्वरण की निश्चितता, बल की निश्चितता, और इसको बोलते हैं त्वरण की निश्चितता। इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी जो दोनों फ्रेम में बराबर रहती है, समान रहती है। ओके, तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं निश्चितता का नियम। क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं निश्चितता का नियम। ओके, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था विस्थापन की निश्चितता, पहले अपने पास है त्वरण की निश्चितता। किसकी, त्वरण की निश्चितता। अब जो त्वरण अपने पास होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, वो दोनों फ्रेम में समान रहता है, दोनों में क्या रहता है, समान रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो त्वरण अपने पास है वो निश्चित है, दोनों फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, समान। दूसरा अपन ने पढ़ा था बल की निश्चितता, बल की निश्चितता। ओके, अब देखो, अब जो बल अपने पास है, जो पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, वो क्या है, दोनों फ्रेम में समान है, बराबर है, तो उसको बोलेंगे बल की निश्चितता। ठीक है, देखो, तो ये अपने पास होगा एफ डेस बराबर होगा एफ के, और ये मैंने बता भी रखा है आपको। ओके, थर्ड अपने पढ़ा है विस्थापन की निश्चितता, विस्थापन की निश्चितता। दो बिंदु है, ओके, इनके बीच का विस्थापन क्या है, डी है। तो विस्थापन क्या है, दोनों फ्रेम में बराबर है, डी डेस क्या है, डी के बराबर है, और ये अपने पास हो गई विस्थापन की निश्चितता। ठीक है, डी डेस अपने पास डी के बराबर है। ओके, अब देखो चौथा पॉइंट अपने पास है संवेग संरक्षण की निश्चितता, संवेग संरक्षण की निश्चितता।
इसका मतलब ये है कि जो अपने पास संवेग संरक्षण का नियम है वो दोनों फ्रेम में लागू होगा, दोनों फ्रेम में समान होगा, तो उसको बोलेंगे संवेग संरक्षण की निश्चितता। लास्ट अपने पास था इसके बाद ऊर्जा संरक्षण की निश्चितता, ऊर्जा संरक्षण की निश्चितता। ओके, इट मीन्स जो अपने पास ऊर्जा संरक्षण का लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ अपने पास हो, क्या है, दोनों फ्रेम में समान, दोनों में वो समान रूप से लागू होगा और दोनों फ्रेम में समान है, इसको बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण की निश्चितता। लास्ट अपने पास पॉइंट था न्यूटन के नियम की निश्चितता, न्यूटन के नियम की निश्चितता। ओके, ये अपना टॉपिक चल रहा था। अब देखो जो न्यूटन के नियम अपने पास थे, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा, तीसरा जो नियम है वो क्या है, दोनों फ्रेम में समान है, न्यूटन के लॉ दोनों फ्रेम में समान रहेंगे, इसको बोलेंगे न्यूटन के नियम की निश्चितता। ओके, तो ये अपन पढ़ रहे थे सारा कुछ, इसके अंदर अपन न्यूटन के 2 लॉ पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। अपना 4th पॉइंट चल रहा था न्यूटन के नियमों की निश्चितता, न्यूटन के नियमों की निश्चितता। न्यूटन के नियमों की निश्चितता टॉपिक अपन पढ़ रहे थे इसके अंदर। ओके, जिसमें अपन ने पहला लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकेंड लॉ पढ़ा था। ओके, अब अपन पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का तृतीय नियम। ओके, तो अपना हेडिंग होगा C नंबर, हेडिंग है अपना न्यूटन का तृतीय नियम। ओके, अब देखो ये नियम क्या होता है इसको समझते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, देखो एक व्यक्ति है ये जो कि बंदूक चला रहा है। तो जब ये बंदूक से गोली निकालता है, जब ये व्यक्ति बंदूक से गोली निकालेगा इस तरह से, तो जो गोली होगी, जो बंदूक अपने पास इस व्यक्ति के ऊपर भी एक बल लगाएगी। व्यक्ति ने क्या किया, बंदूक के ऊपर बल लगाया, तो बंदूक भी व्यक्ति के ऊपर एक बल लगाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी वस्तु के ऊपर बल लगाती हूँ, लाइक ये बॉक्स अपने पास है, अगर मैं किसी किसी बॉक्स के ऊपर किसी वस्तु के ऊपर बल अप्लाई करती हूँ इस तरह से, तो वो वस्तु भी मेरे ऊपर बल लगाएगी उतना ही, बस दिशा विपरीत होगी। फॉर एग्जाम्पल ये बुक अपने पास है, मैं इसके ऊपर एक बल लगा रही हूँ, तो ये बुक भी मेरे ऊपर उतना ही बल लगाएगी, बस दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। मान समान होगा, दिशा क्या होगी, बस दिशा अपने पास विपरीत होगी। ओके, तो प्रत्येक वस्तु जो है उसके ऊपर जब बल लगाते हैं, बल अप्लाई करते हैं, तो वस्तु भी अपने ऊपर उतना ही बल लगाएगी विपरीत दिशा में, बस बल का वैल्यू समान होगा, दिशा क्या होगी, दिशा अपने पास होगी विपरीत। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा तुल्य प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है कि अपन कोई क्रिया करते हैं अपन कोई भी, लाइक मैं इस बोर्ड के ऊपर बल लगा रही हूँ, तो कहीं पर भी अपन क्रिया कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं पर भी क्रिया कर रहे हैं, तो जो अपने पास बोर्ड है ये भी मेरे ऊपर बल लगाएगा, प्रतिक्रिया करेगा। ये क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो अगर मैं कहीं पे क्रिया कर रही हूँ तो वापस उसका रिवर्स में प्रतिक्रिया होगी। तो कहीं पर बल लगाती हूँ तो उसका उतना का उतना बल दिशा विपरीत होगी। क्या लगेगा, मेरे पास वापस मेरे हाथ पर भी बल लगेगा, उतना का उतना लगेगा, बस क्या होगी, दिशा अपने पास विपरीत होगी। ओके, तो दिशा विपरीत होगी और
परिमाण क्या होगा, बल का समान रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो जो अपने पास ये व्यक्ति है, जो व्यक्ति है इसके ऊपर देखो बंदूक भी इसके ऊपर बल लगाएगी, बंदूक भी इसके ऊपर एक बल लगाएगी। जो व्यक्ति बल लगा रहा है इस बंदूक के ऊपर, तो बंदूक भी विपरीत क्रिया करेगी इसके ऊपर, उतना का उतना बल लगाएगी इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या करेगी, एक विपरीत प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, तो अगर अपन कहीं पे क्रिया करते हैं, कहीं पे बल लगाते हैं, अपन फोर्स लगा रहे हैं, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, तब क्या होगा, वो बॉक्स भी, वो ऑब्जेक्ट भी अपने ऊपर इतना ही बल लगाएगा, पर दिशा क्या होगी, दिशा उसकी विपरीत होगी। ठीक है, यही अपने पास होता है न्यूटन का तृतीय नियम। ओके, देखो इसको लिखते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की, प्रत्येक क्रिया की तुल्य तथा, प्रत्येक क्रिया की तुल्य तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तृतीय नियम है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दो अपने पास कण है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। दो कण अपने पास है, इसका मास है क्या है m1, इसका मास अपने पास है m2। तो अगर अपने पास जो m1 मास का द्रव्यमान है वो इसके ऊपर बल लगाएगा इस तरह से F1 F21, मतलब कि 2 पार्टिकल पे बल लगा रहा है ड्यू टू 1 पार्टिकल। बल कौन लगा रहा है, पार्टिकल पहला, तो यहाँ पर 1 करेंगे, जिसके ऊपर बल लग रहा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो जो अपने पास पहला पार्टिकल है वो इसके ऊपर बल लगा रहा है। बल कौन लगा रहा है, 1। बल किसकी वजह से लग रहा है, पहले पार्टिकल के कारण बल लग रहा है, तो इसको लिखेंगे लास्ट में, और जिस पार्टिकल के ऊपर बल लग रहा है उसको पहले लिखेंगे 2। ओके, तो m1 द्रव्यमान के कारण इसके ऊपर बल लग रहा है F21। तो जो अपने पास m2 द्रव्यमान है, ये जो अपने पास बॉक्स है ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, दिशा विपरीत होगी, मान समान होगा। दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, मान इसका समान होगा। देखो इस तरह से, तो ये बल लगाएगा इसके ऊपर, तो फोर्स क्या होगा, बल कौन लगा रहा है अपने पास, 1 सेकेंड, इसके अंदर अपने पास क्या है, 2 के ऊपर बल लग रहा है 1 के कारण, इसके ऊपर अपने पास क्या होगा, 1 के ऊपर बल लग रहा है 2 की वजह से, पार्टिकल पेस्ट पर बल लग रहा है सेकंड की वजह से। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, F12 बराबर होगा F21 के, बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, कोई क्वांटिटी अपने पास होती है ए वेक्टर, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास आया है इसका परिमाण, क्या आया है, ये इसका परिमाण आया है। ठीक है, अब देखो, तो ये बराबर होंगे बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो यहाँ पर अपन नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपने पास 2 पार्टिकल है, अगर एक बल लगाएगा दूसरे के ऊपर, तो दूसरा पार्टिकल भी पहले पार्टिकल के ऊपर बल लगाएगा, बट दिशा उसकी क्या होगी, विपरीत होगी। ओके, देखो इसको लिखते हैं, यदि 2 कण जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, 2 कण जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 व m2 है। ओके, तो यदि प्रथम कण
द्वितीय कण के ऊपर यदि प्रथम कण द्वितीय कण के ऊपर बल लगाता है तब द्वितीय कण भी प्रथम कण के ऊपर उतना ही बल लगाएगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, मीन्स F12 बराबर होगा F21 की। दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब अपन ने पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो अपने पास इसका बल का रूपांतरण क्या है? गैलीलियन का बल का रूपांतरण क्या है? वो अपने पास है एफ डैश बराबर होता है एफ के। ये पढ़ा था अपने, गैलीलियन के बल का रूपांतरण क्या होता है? एफ डैश बराबर होता है एफ के। ओके, अब देखो, अगर बल बराबर है, बल क्या है? दोनों फ्रेम में बराबर है, समान है, निश्चित है। अगर बल अपने पास दोनों फ्रेम में समान है, दोनों फ्रेम में क्या है? निश्चित है, सेम है। ओके, अब देखो, तो अब क्या होगा अपने पास? ये बराबर रहेगा एस फ्रेम में भी। अपन ऐसे लिख सकते हैं, एस फ्रेम के अंदर भी एफ डैश 21 इक्वल एफ डैश 12। मीन्स एस डैश फ्रेम के अंदर भी क्या होगा? ये बल बराबर रहेगा। एस डैश फ्रेम में भी क्या होगा? बल बराबर रहेगा, क्योंकि अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश बराबर है एफ के। ये अपने पास है बल का निश्चितता का नियम। ओके, अब बात करें पार्टिकल के लिए, तो F12 क्या होगा? बराबर होगा F12 डैश बराबर होगा F12 के, एंड F21 डैश बराबर होगा F21 के। ठीक है, तो ये जो अपने पास है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ F12 किसके बराबर है? F12 डैश के माइनस F21 बराबर है F21 डैश के। इसका मतलब ये है कि एस डैश फ्रेम में भी ये सेम रहता है। जब एस डैश फ्रेम में भी ये लागू हो रहा है, सेम है, इसका मतलब ये है कि अपने पास न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का जो तृतीय नियम अपने पास है, वो दोनों फ्रेम में समान है। तो समान इसका मतलब है निश्चित है। अतः न्यूटन का तृतीय नियम क्या रहता है? दोनों फ्रेम में निश्चित रहता है, दोनों फ्रेम में वो समान रहता है। इसको बोलते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की निश्चितता का नियम। ओके, तो ये अपने पास हो गया न्यूटन का तृतीय नियम। देखिए आगे, गैलीलियन के बल के रूपांतरण से एफ डैश 12 वेक्टर बराबर होगा माइनस F21 डैश के। ठीक है, अतः न्यूटन का तृतीय नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चय रहता है, समान रहता है। ओके, निश्चित रहता है, और यही अपने पास क्या होता है? न्यूटन के तृतीय नियम की निश्चितता है। ओके, तो यही न्यूटन के तृतीय नियम की निश्चितता है। तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया न्यूटन के नियमों की निश्चितता। तो जो अपना टॉपिक था मेन,
गैलीलियन के निश्चिरता के नियम, उसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा था त्वरण की निश्चिरता, बल की निश्चिरता, विस्थापन की निश्चिरता, ओके, एंड संवेग संरक्षण की निश्चिरता, ऊर्जा संरक्षण की निश्चिरता, और लास्ट का टॉपिक अपन ने पढ़ा है न्यूटन के नियमों की निश्चिरता। न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम, इसकी निश्चिरता। तो इन सभी को अपन ने पढ़ा है। ये सभी क्या रहते हैं? निश्चय रहते हैं इन गैलीलियन रूपांतरण। तो जब भी बात करेंगे अपन गैलीलियन रूपांतरण की, उसके अंदर ये सभी क्या रहते हैं? अपने पास समान रहते हैं, सेम रहते हैं, निश्चय रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपन एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि किसी स्थिर निर्देश तंत्र, किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसमें अपने को करना क्या है, बेसिकली इसको समझते हैं। तो ये अपने पास क्या है? एक निर्देश तंत्र है, एक दूसरा निर्देश तंत्र है। ठीक है, दो अपने पास क्या है? निर्देश तंत्र है। ओके, अब देखो, तो ये अपने पास क्या है? एक स्थिर निर्देश तंत्र है। ये अपने पास एक स्थिर निर्देश तंत्र है। ठीक है, इसको बोलेंगे एस निर्देश तंत्र। और ये अपने पास है एस डेस निर्देश तंत्र, एस डेस निर्देश तंत्र, जो कि इसके सापेक्ष क्या है? किसी नियत वेग से गतिशील है। इसके सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है। अपने पास क्या एक एस निर्देश तंत्र है जो कि स्थिर है। ओके, ये अपने पास क्या है? इसके सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है। ठीक है, अब देखो, तो किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब ये अपने पास क्या है? जड़त्वीय है, जड़त्वीय है। ठीक है, तो किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। अपने को प्रूफ क्या करना है कि अगर ये जड़त्वीय है तो ये भी जड़त्वीय होगा। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये अपने पास क्या है? एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। दो अपने पास निर्देश तंत्र है, एस और एस डेस। ठीक है, ये अपने पास है स्थिर निर्देश तंत्र। ये अपने पास कैसा है? स्थिर निर्देश तंत्र। ठीक है, और ये अपने पास इसके सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील है। तो अगर ये जड़त्वीय है तो ये भी जड़त्वीय होगा। ये बात अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, देखो आगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन मानेंगे दो निर्देश तंत्र, एक एस दूसरा एस डेस। इस तरह से ये अपने पास दो निर्देश तंत्र है। ये तो एस है, ठीक है। इसकी तीन एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। ये इसका ओरिजिन है। इसको बोलेंगे एस निर्देश तंत्र, सीधा लिख देते हैं एस। ठीक है, और ये अपने पास स्थिर निर्देश तंत्र। ये अपने पास कैसा है? स्थिर निर्देश तंत्र, स्थिर निर्देश तंत्र। अब देखो, दूसरा अपने पास है एक एस डेस निर्देश तंत्र,
जो कि गतिमान है। ये अपने पास क्या है, एक एस डेस निर्देश तंत्र है। ओके, इसकी एक्सिस है एक्स डेस, वाई डेस और जे डेस। ये इसका ओरिजिन है ओ डेस। और ये अपने पास जो निर्देश तंत्र है वो इसके सापेक्ष क्या है, किसी नियत वेग से गतिशील है। ये निर्देश तंत्र इसके सापेक्ष किसी नियत वेग से क्या है, गतिशील है। ओके, वो वेग अपने पास है u, u वेक्टर से गतिशील है। अब एक पार्टिकल अपने पास है, एक पार्टिकल है जो p पॉइंट पर है। ठीक है, तो अगर अपने पास ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, अगर एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पर खड़ा है, देखो एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, जब ये पार्टिकल को देखता है, जब ये ऑब्जर्वर पार्टिकल को देखता है तो इसके सापेक्ष तो अपने पास पार्टिकल है, इसके निर्देशांक होंगे एक्स वाई जेड होंगे। ओके, तो ऑब्जर्वर के सापेक्ष इसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड। अगर ये सेम ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर सेम, तो यहाँ पर इस फ्रेम के सापेक्ष अपने पास के निर्देशांक होंगे एक्स डेस, वाई डेस, जे डेस होंगे। ओके, अब देखिए आगे। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, जो ऑब्जर्वर है इसके सापेक्ष क्या होगा, इसका स्थिति सदिश अपने माना आर डेस वेक्टर है। ओके, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर है तो इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या होगा, आर वेक्टर। ओके, इस तरह से। तो ये अपने पास है आर वेक्टर और ये अपने पास है आर डेस वेक्टर। इसके सापेक्ष क्या होगा, इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर होगा एंड एस फ्रेम के सापेक्ष पार्टिकल का स्थिति सदिश क्या होगा, आर डेस वेक्टर होगा। ओके, टी टाइम बाद, टी समय बाद शुरू में क्या होंगे, शुरू में दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर होंगे इस तरह से। स्टार्टिंग में क्या है, दोनों फ्रेम इस तरह से, बट आफ्टर टाइम टी क्या होगा, ये फ्रेम मूव करेगा इस तरह, क्योंकि ये मूव कर रहा है इसके सापेक्ष, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा थोड़ा। तो वो मैंने पहले बता रखा, वो क्या होगा, यूटी होगा। यूटी होगा, कैसे होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बेसिकली विस्थापन अपने पास होता है वेग गुणा समय। तो वेग क्या अपने पास, वेग अपने पास है u, ये u होगा, समय क्या है t, तो ये होगा ut। ठीक है, देन ये अपने पास विस्थापन आया है, विस्थापन अपने पास है ut इस तरह से। ओके, अब देखिए इसको लिखते हैं। तो बेसिकली अपने को ये बताना है कि अगर ये फ्रेम क्या है, जड़त्वीय है, अगर ये फ्रेम जड़त्वीय है तो ये भी क्या होगी, जड़त्वीय होगी। ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो जड़त्वीय क्या होता है, बेसिकली ये भी पढ़ाया था मैंने, तो देखो वापस देख दिया। जड़त्वीय का मतलब ये होता है कि अपने पास जो निर्देश तंत्र है, ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति क्या होगी, त्वरण रहित होगी। ए क्या होगा, जीरो होगा अपने पास। ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति क्या होगी, त्वरण रहित होगी। ए क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसको बोलते हैं अपना जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अगर इसमें अपने पास ए जीरो है, ए जीरो है, तो इसके अंदर भी अपने पास क्या होना चाहिए, ए डैश जीरो होना चाहिए। अगर अपने पास ये प्रूफ हो गया तो ये अपने पास हो गया जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ओके, अगर ये अपने पास जड़त्वीय है, इसका मतलब ये है कि ए क्या है, जीरो है। तो अगर अपने पास ये भी जड़त्वीय है, देन ये जीरो होना चाहिए, और ये बात अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, आगे देखिए, अब करते हैं इसको प्रूफ कि तो अपने पास एस डेस फ्रेम है, वो भी क्या है, जड़त्वीय है। इस चीज़ को अपन प्रूफ करेंगे। ओके, देखो आगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा ध्यान से करना और पूरा हर लाइन टू लाइन लिखना इसकी।
बहुत पर एग्जाम में आया हुआ है। माना एस व एस डेस दो निर्देश तंत्र है। एस निर्देश तंत्र स्थिर है तथा एस डेस निर्देश तंत्र इसके सापेक्ष क्या है, किसी नियत वेग से गतिशील है। ओके, तथा एस डेस निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से, एस के सापेक्ष क्या है, नियत वेग से गतिशील है। वेग क्या होगा, नियत होगा। गतिशील है। एस निर्देश तंत्र जड़त्वीय है। कण के निर्देशांक एस व एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्रमशः एक्स वाई जेड, इसके सापेक्ष क्या है, एक्स वाई जेड, और इसके सापेक्ष है एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस। ओके, जेड डेस है। ठीक है, अब देखो कण की स्थिति या कण का स्थिति सदिश एस व एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये क्या होंगे, इसके सापेक्ष होगा आर वेक्टर और इसके सापेक्ष होगा आर डेस वेक्टर। ओके, के सापेक्ष क्रमशः आर वेक्टर व आर डेस वेक्टर है। अब देखो अब देखिए आगे। अब यहाँ पर अपन यूज करेंगे निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण। निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण, ये मैंने बताया था आपको जब अपन पढ़ रहे थे गैलीलियन रूपांतरण। तो निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण। ओके, और ये अपने पास क्या था, ये अपने पास था एक्स डेस इक्वल एक्स माइनस यू एक्स टी, वाई डेस इक्वल y माइनस यू वाई टी और जेड एस इक्वल जेड माइनस यू जेड टी। अब देखो ये अपने पास कण के निर्देशांक है इन एस डेस फ्रेम। ओके, और ये अपने पास कण के निर्देशांक है इन एस फ्रेम। ये टी टाइम है। अब ये अपने पास क्या है, अब इसको भी देखो। अब जो अपने पास u है, u क्या है अपने पास, एस डेस फ्रेम का वेग है एस के सापेक्ष। तो ये अपने पास क्या हुआ u, इसके तीन घटक होंगे यू एक्स, यू वाई, यू जेड। एक्स दिशा में घटक, वाई दिशा में घटक और ये अपने पास है जेड दिशा में वेग का घटक। ठीक है, ये अपने पास क्या है, तीनों घटक है। ओके, इसको लिखेंगे समीकरण 1, जहां यू एक्स, यू वाई, यू जेड क्रमशः यू वेक्टर के घटक है एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश। एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश क्या है, ये अपने पास यू वेक्टर के घटक है एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश। ओके, अब देखिए अपने को करना क्या, अपने को ये प्रूफ करना है कि अगर ए वेक्टर 0 है तो ए डेस भी क्या होगा, 0 होगा।
अगर ए जीरो तो ए डैश भी क्या होगा, जीरो होगा। ये बात अपने को प्रूव करनी है। अब अपने पास यहाँ पर क्या है, पोजीशन है एक्स। तो अगर मैं इसका 2 बार अवकलन करूँ टाइम के साथ तो अपने पास आता है त्वरण। देखो ये अपने पास पोजीशन है किसी पार्टिकल की, कोई पार्टिकल अपने पास उसकी क्या है, पोजीशन। ओके, अगर मैं इसका एक बार अवकलन करती हूँ dx/dt करती हूँ तो मेरे पास आता है वेग। अगर इसका 2 बार करती हूँ लाइक इस तरह d² x/dt² तो मेरे पास आता है त्वरण। अब क्या करेंगे, इस समीकरण ए का 2 बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे टाइम के सापेक्ष, तो अपने पास आएगा त्वरण। ओके, देखिए आगे समीकरण ए का क्या करेंगे, 2 बार टाइम के सापेक्ष अपन करेंगे अवकलन। ओके, देखो इस तरह से समीकरण ए का टी के सापेक्ष फर्तम अवकलन। सबसे पहले पहला अवकलन करेंगे फर्तम अवकलन। अब तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा dx/dt और ये अपने पास क्या होगा फिर dx/dt माइनस u dux/dt इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, dx/dt अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस ux तो बाहर आएगा। ux अपने पास क्या है, अगर u नियत है, u अपने पास नियत है तो अपने पास ux uy uz भी क्या होगा, ये भी अपने पास नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट अपने पास होता है उसका जब अवकलन करते हैं तो अपने पास क्या होगा, वो बाहर आएगा। तो यहाँ पर बचेगा dt/dt, इसका मान होगा 1। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं इस तरह से। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है नियत, ux uy uz अपने पास क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर अपने पास इससे बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो अपने पास क्या आता है, बाहर आ जाता है कोष्ठक से। ओके, अब आगे देखिए सेम करेंगे अपन इसका, सेम इसका करेंगे तो अपने पास आएगा dy/dt इक्वल dy/dt माइनस uy dz/dt इक्वल dz/dt माइनस uz और ये अपने पास है समीकरण नंबर 2। ओके, आगे देखिए अब करेंगे अपन समीकरण 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 2 का समय t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ओके, देन d²x/dt² होगा। इसका क्या करेंगे, 2 बार, एक बार तो कर लिया, दोबारा कर रहे हैं। ओके, दे एंड d²x/dt का स्क्वायर माइनस dux/dt। अब देखो ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, तो अपने को ये पता है कि जो अपने पास कांस्टेंट होता है उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो ये अपने पास होगा 0 क्योंकि ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास अंदर t था, टाइम था, इस कारण इसको बाहर लिया है, बट यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ओनली ux है। तो जो अपने पास कांस्टेंट होता है, जो अपने पास नियतांक कोई होता है, उसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन होता है 0। ओके, तो ये अपने पास होगा 0। आगे देखिए इसी तरह करेंगे d²y/dt² इक्वल d²y/dt²। इसी तरह अपने पास z के लिए होगा d²z/dt² d²z/dt²। और ये अपने पास है समीकरण नंबर 3। ओके, इसको नोट करो, पहले आगे करते हैं।
अब देखो, अब जो एस निर्देश तंत्र है वो अपने पास क्या, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। उसमें क्या होता है, उसमें ए होता है 0। अब ए क्या होता है, ए अपने पास होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब बात करें ए एक्स की, एक्स दिशा में त्वरण, तो ये अपने पास होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ए वाई क्या होता है, ए वाई होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ए जेड होता है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, ये होता है। ओके, अब सेम बात करेंगे त्वरण की इन एस डेस फ्रेम। उसमें अपने पास होगा ए एक्स डेस, ए वाई डेस, ए जेड डेस। अगर ये 0 है तो ये भी क्या होगा, इसके घटक भी क्या होंगे, 0 होंगे। अगर ए 0 है अगर ए 0 है तो ये भी क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, तो अगर ये 0 है अपने पास तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। ये भी तब 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये भी अपने पास क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स ए एक्स डेस 0 होगा, ए वाई डेस 0 होगा और ए जेड डेस क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अगर ये जड़त्वीय है तो ये भी क्या होगा, एस डेस भी क्या होगा अपने पास, ये निर्देश तंत्र भी अपने पास एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे अपन, और यही बात अपने को प्रूव करनी थी। एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। एस एक क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अतः जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की गति होती है त्वरण रहित। ये होती है। ओके, अर्थात ए वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। और ये अपने पास क्या है, एस फ्रेम के अंदर पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अब इसके घटक भी क्या होंगे, वो भी 0 होंगे। मीन्स ए एक्स 0, ए वाई 0। अब देखो, ये अपने पास क्या होता है, ए एक्स अपने पास होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये होगा 0। ए वाई अपने पास होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी 0 होगा। ए जेड भी क्या होगा, 0 होगा। ये अपने पास है समीकरण नंबर 4। अब देखो, समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करेंगे, 4 से मान रखेंगे। तो अगर ये 0 है, ये 0 तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, देखो आगे, समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर, 4 से मान रखने पर क्या होगा अपने पास, डी स्क्वायर एक्स डेस अपॉन डी टी स्क्वायर 0, डी स्क्वायर वाई डेस अपॉन डी टी स्क्वायर 0। ओके, डी स्क्वायर जेड डेस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी 0 होगा। अर्थात अतः ए एक्स क्या है, ए एक्स डेस 0, ए वाई डेस 0 व ए जेड डेस भी क्या है, 0 है। देखो यहाँ से 0 है अपने पास, तो अपने पास जो एक्सेलरेशन है इन एस डेस फ्रेम वो अपने पास क्या है, 0 है। उसके घटक भी क्या है अपने पास, सभी 0 है। अतः और जब ए 0 होता है, ए डेस भी क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि अपने पास ये भी क्या एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, और ये अपने पास जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही था। ओके, तो ये अपने पास एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है
एंड अपने को ये प्रूव करना था कि ये भी अपने पास क्या है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, जो कि अपन ने प्रूव कर दिया। ओके, अब देखो, अतः एस डेस निर्देश तंत्र भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ओके, एस डेस निर्देश तंत्र भी क्या है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अतः सिद्ध होता है कि एस डेस निर्देश तंत्र अतः सिद्ध होता है कि यदि स्थिर निर्देश तंत्र जड़त्वीय है, अगर स्थिर अपने पास निर्देश तंत्र वो कैसा है, वो जड़त्वीय है। ओके, जड़त्वीय है, तब इसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी क्या होगा, जड़त्वीय होगा। तब इसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी क्या होगा, जड़त्वीय होगा। और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिखो इसको। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और टॉपिक भी अपना क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो जो अपना चैप्टर था निर्देश तंत्र वो पूरा हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन अगली क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।